इमरान त्रीज नावल काली तस्वीर बाय इब्ने सफ़ी। ये इन दिनों की कहानी है जब अमरान और कैप्टन फयाज में गाड़ी छिनती थी। यानी अमरान उस ज़माने में बहुत ज़्यादा अमक था, होना भी चाहिए क्योंकि वो इसकी आज़ादी का दौर था। इस पर किसी किस्म की जिम्मेदारियों का भार नहीं था। इसके बाप रहमान साहब भी इसे किसी न किसी तरह बर्दाश्त करते थे। वो इनके साथ ही रहता था। रहता क्या था, बल्कि दूसरों को इसके साथ रहना पड़ता था। सभी आजज थे, ये और बात थी। घर की लड़कियों ने इसे खिलौना बना रखा था। अभी इसी वक्त अमरान बड़ी देर से एक सुई में धागा डालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं हुई थी। कुछ देर पहले इसकी चचाजाद बहन फरजाना सुई और धागा लाई थी। भाईजान जरा ये धागा डाल देना, इसने कहा। अभी फुर्सत नहीं है, अमरान ने कहा, जो दिया सलाइयों तुतलियों से तीलियों से झोंपड़ी बनाने की कोशिश कर रहा था। जब फुर्सत मिले डाल देना। वो सुई और धागा वहीं रखकर चली गई। जब अमरान को फुर्सत मिली, इसने कोशिश शुरू कर दी। गया गया धत देरी की, अमरान ने कहा, और इस तरह दोनों हाथों हिलाए जैसे सुई और धागा की कान अनिंड रहा हो। शायद सुई इसकी उंगली में छुप गई थी। वो सीख कर रह गया। फिर इसके चेहरे पर हमाकत और गुस्से के मिले जुले आसार थे। दूसरी तरफ फरजाने की सहेली शर्त हार गई थी। लड़कियों की अक्सर सहेलियां अमरान की हमाकतें की दास्तानें सुनकर इसे देखने के लिए आया करती थीं। फरजाना की नई सहेली ने भी आज इससे देख कर कह दिया था, हमक नहीं मालूम होता, बल्कि ख्वामा खुद को हमक जाहिर करने की कोशिश करता है। इस पर इन दोनों में शर्त जाहिर हो लग गई। फरजाना इसे दिखाने की कोशिश की थी, और तन्हाई में भी न सिर्फ हमक मालूम होता है, बल्कि हम काना हरकतें भी इससे सरजद होती हैं। वो दोनों दूसरे कमरे में छुपी हुई थी, दरवाजे की जरी से अमरान के कमरे में झांक रही थी। इस कमरे में इन्होंने अंधेरा कर दिया था, अमरान को किसी किस्म का शुबा ना हो सके। अमरान सुई और धागे से लड़ता रहा। फिर इसने झंझला कर सलमान को आवाज़ दी, और वो 15वीं आवाज़ पर वहां पहुंच सका। अबे इसको क्या कहते हैं जो उंगली में लगाया जाता है, लोहे का होता है और इस पर दाने से उभरे होते हैं? अमरान ने एक की सांस में सवाल पूछा। सलमान चंद लम्हे सर खिंचाता रहा, फिर पूछा, गोल होता है साहब? हाँ गोल होता है, यानी कि यूं यूं। अमरान ने हाथ के इशारे से कुछ समझाने की कोशिश की। शरीफा कहते हैं साहब, और अक्सर लोग सत्या फल भी कह देते हैं, मगर ऐसे लोग जिनकी बीवियों का नाम शरीफा हो। मुझे अक्ल पढ़ाता है, अमरान की आंखें निकाल कर बोला। अब क्या मैं शरीफा भी नहीं जानता? मगर वो तो फल होता है। अबे मैं क्या कह रहा हूँ, यानी कि यूं, यानी कि यूं। सलमान ने भी कुछ सोचते हुए अपनी कलमे की उंगली के गिर्द बाएं हाथ की उंगली से खुलका बनाया। फिर बुरा सा मुंह बनाकर अमरान की तरफ देखने लगा। क्या समझा? अमरान ने जलाए हुए लहजे में कहा। समझ गया, इसी गेरी कपांग मचलोला सब कहते हैं। वही वही, अमरान खुश होकर बोला, दौड़ कर लेता जी। सलमान की आंखें निकल पड़ी। मैंने कहा मुझे इसकी ज़रूरत है, जल्दी से ला दे। सलमान फर्श पर अकड़ूं बैठ गया। कुछ देर तक सर पकड़े बैठा रहा, फिर पेशानी पर दो हाथ चलाए। अबे ये क्या कर रहा है? यानी अमरान बौखला कर इसकी तरफ छपटा, लेकिन सलमान बराबर अपना सर पीटता रहा। आखिर अमरान ने इसके बाल मुट्ठी में जकड़े और इसे सीधा खड़ा कर दिया। मेरी बात का जवाब क्यों नहीं देता? जनाब मैं इसे कहाँ ढूंढूं? मेरा बाप भी अगर कब्र से निकल कर आए और इसे भी नहीं तलाश कर सकेगा। अगर मैंने आपको नाम बता दिया, इसका ये मतलब तो नहीं है मैं ही इसे तलाश करूंगा। साहब घर में और भी नौकर हैं। अबे तो इसका सर पीटने की क्या जरूरत थी? अपनी गलती पर तो अपनी गर्दन भी उड़ा सकता हूँ। मुझसे गलती हुई कि मैंने आपको नाम बता दिया। अच्छा ये गलती थी? अमरान आंखें निकाल पर बोला। गलती थी जनाब। जब एक चीज़ मुहैया करने की कुव्वत नहीं रखता तो उसका नाम क्यों लूँ? आपका हुक्म तो नादर शाही होता है। आखिर अब मैं इसे कहाँ तलाश करता फिरूँ? अच्छा, अमरान मुर्दा सी आवाज़ में बोला, तो फिर इस उंगली में टेंचर ही लगा दे। सलमान ने इस उंगली को आंखों के करीब ले जाकर देखा। कई जगह खून की बूंदें निकली हुई थी। ये क्या हो गया साहब? सुई धागा हो गया। अमरान ठंडी सांस लेकर बोला। मैं नहीं समझा। सुई धागा भी नहीं समझता? अबे क्या ये भुस भरा है खोपड़ी में? अगर वो होता है ऐसे उंगली में पहन लेता, लोहे का होता है। औरतें सीते वक्त उंगली में पहनती हैं। सलमान ने फिर अपने सर पर दो हाथ लगाए। अबे क्या हुआ? अरे इसे तो अंगश्ताना कहते हैं। सलमान ने कहा, वो मुहैया कर दूंगा, मगर सुई धागे से आपको क्या सुरगार? आहिस्ता बोल बे। इमरान ने चारों तरफ देखकर आहिस्ता से कहा। फरजाना की बच्ची मेरा इम्तिहान लिया करती है, सुई धागा दे गई थी। जरा सुई में धागा डाल दीजिए। अगर मैं ना डाल सका तो हंसेगी, कहेगी कि आह, आप अली इमरान MSc PhD ऑक्सन है, सुई में धागा भी नहीं डाल सकते। जरा तू ही डाल दे बे, लेकिन किसी को कहा तो गर्दन मरोड़ दूंगा। अब मैं जितनी देर सुई में धागा डालने बैठूंगा वो मरदूद साहब के पास पहुंच जाएगा। कौन? रबड़ मलाई वाला। क्या मतलब? 5 रुपए हो गए इसके। रोजाना आध पाव रबड़ मलाई खाता हूँ, 5 रुपए उधार हो गए हैं इसके। मेरे पास इस वक्त नहीं है, मगर वो फाटक पर उड़ा खड़ा है। कहता है कि अगर अभी मैंने साहब बेबाक ना किया तो साहब से कहेगा।
अबे मगर वो बहुत तेजी से वापस आना। इमरान ने जेब में हाथ डालकर कुछ टटोलते हुए कहा, फिर 5 का नोट निकाल के उसे देता हुआ बोला, देर ना लगाना, फौरन। सलमान नोट संभाल कर बाहर निकल गया। इधर फरजाना ने अपनी सहेली से शर्त ली। इमरान सलमान की वापसी का इंतजार करने लगा। अचानक फोन की घंटी बजी। इमरान ने रिसीवर उठाया। हेलो। इमरान दूसरी तरफ से आवाज आई, मैं फयाज बोल रहा हूँ, पिकॉक सर्कस से। क्यों बोल रहे हो पिकॉक सर्कस से? फौरन पहुंचो, एक हादसा हो गया है। मुझे फुर्सत नहीं है, मैं सुई में धागा डाल रहा हूँ। मगर तुम सर्कस से बोल रहे हो, इसलिए मैं नहीं आ सकूंगा। क्यों? अम्मा भी कहती हैं खेल तमाशों में लुच्चे लफंगे जाया करते हैं। अमरान आ जाओ, वरना खुद मुझे आना पड़ेगा, फिर तुम्हारी मक्खियां भी आएंगी। इस वक्त रात के 8 बजे, मक्खियां भी आराम कर रही होंगी। मगर मैं सुई में धागा डाले बगैर नहीं आ सकूंगा, परसेंटेज का मामला है। डाल भी चको किसी सूरत से। जल्दी आओ, फयाज ने कहा, और दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता हो गया। इमरान ने रिसीवर रख कर फिर सुई धागे से उलझना शुरू कर दिया। पिकॉक सर्कस तमाशाइयों से कच्चा कच भरा हुआ था, लेकिन इनमें बेचैनी पाई जाती थी। वो बाहर जाना चाहते थे, मगर पुलिस ने पंडाल को चारों तरफ से घेर रखा था, तमाशाइयों को रोके रखने में जो भी मसलत रही थी। लेकिन वो वाकया बज़ाहिर ऐसा नहीं था जिसके लिए तमाशाइयों को भी रोका जा सकता, क्योंकि सर्कस की सबसे हसीन लड़की मेरी लेन जूले पर मरी थी। पहले दरवाजा जिंदा रहकर जूले पर अपने करतब दिखाती थी, अब इसकी लाश झूल रही थी। अभी तक इसे उतारा नहीं गया। इसके साथी ने महसूस किया था वो मर चुकी है। वो दोनों झूलते हुए एक झूले से दूसरे झूले पर जा रहे थे। अचानक इसके साथी ने इसके जिस्म में सख्ती महसूस की, साथ ये भी महसूस किया कि वो अब इसका साथ ना दे सकेगी। इसने इसके हाथ छोड़ दिए। दोनों अलग अलग झूलों पर झूलते रहे। मैरिलीन झूलों पर उल्टी लटकती हुई थी। झूले का डंडा घुटनों के नीचे था और टांगें दोहरी हो गई थी। इसके साथी ने एक बार फिर इसके हाथ पकड़े और आहिस्ता से कहा, आओ। लेकिन जूले का डंडा मैरिलीन की टांगों में ही फंसा रहा। इसने अपने जूले से निकलकर साथी के जूले पर जाने की कोशिश नहीं की। साथी ने फिर इसके हाथ छोड़ दिए। वो पहले की तरह झूलती रही, लेकिन वो पिंगे नहीं ले रही थी। झूले की रफ्तार ऐसे ही थी जैसे वो आहिस्ता आहिस्ता खुद बेखुद रुक जाएगी। ऐसा ही हुआ। झूला भला आखिर रुक गया। मैरिलीन बेहिस्सो हरकत उल्टी लटकती रही। महकमा सरागरसानी के सुपरिटेंडेंट भी सर्कस में मौजूद था। एक वही नहीं, इस जैसे हजारों मख्स मैरिलीन के देरेदार के लिए आया करते थे। पिकॉक सर्कस की धूम ही मैरिलीन की वजह से थी। हर शो में बेपनाह सादम होता। बुकिंग करते करते बुखला जाते। मेरलिन का साथी जूले से उतर गया, लेकिन वो बदस्तूर इसी तरह लटकती रही। नीचे मस्खरे बोने की तरह तरह के मजाका खेज लिबासों में उछल कूद कर रहे थे। मेरलिन के साथी ने सर्कस के मालक और मुंतजम डैनी विल्सन को इसकी इतला दी। वो भी रिंग में दौड़ा आया। मेरलिन अब इसी तरह लटकती हुई थी। वो अब इसे करीब से देखा गया। वो बेजान थी, बेसो हरकत थी। इसका जिस्म पत्थर हो गया था और इस बुरी तरह अकड़ गया था। झूले में फंसी हुई टांगें सीधी नहीं की जा सकती थी। यही वजह थी वो मरने के बाद भी झूले में लटकती रह गई थी। सारे पुलिस अफसर रिंग में ही खड़े हो गए थे, इकट्ठे हो गए थे, जो सर्कस में मौजूद थे। ये सर्कस ही देखने आए थे। यहाँ इनकी मौजूदगी कोई और वजह नहीं थी। लाश किसी न किसी तरह उतारी गई। फयाज की ने लाश की हालत देखते ही इमरान को फ़ोन किया था। अब बेचैनी से इसका इंतज़ार कर रहा था। इसे यकीन था लड़की की मौत मामूली हालात में नहीं हुई। हार्ट फेल्यूर के सदा केस इसकी नज़रों में गुजरे थे, मगर किसी के जिस्म पर नहलाहट जाहिर नहीं हुई थी, ना इतनी जल्दी लाश में अकड़न पैदा हो गई थी। तमाशाइयों को जब इस हादसे का इल्म हुआ और रिंग में पहुंचने की कोशिश करने लगे, लेकिन पुलिस अफसरों की मौजूदगी में इन्हें इसे बाज रखा। फिर और भी पुलिस तलब की गई। फाटक पर पहरा लगा दिया गया। तमाशाइयों से अपील की गई वो अपनी जगहों पर सुकून से बैठे रहें। कैप्टन फयाज ने हर फाटक के पहरेदारों को हिदायत दी थी, अगर बाहर से कोई आने वाला इसका हवाला दे, इसे फौरन इसके पास पहुंचा दिया जाए। पुलिस अस्पताल का डॉक्टर तलब कर लिया गया। इसने भी हार्ट फेल्यूर का केस नहीं करार दिया। इसका ख्याल था मौत सरीहल असर जहर की वजह से वाक़या हुई। सरीहल असर जहर का सवाल ही पैदा नहीं होता, कैप्टन फयाज ने कहा, क्योंकि वो तकरीबन आधे घंटे तक अपने फ़न का मुजाहरा करने के बाद इस जूले में लटकी हुई नजर आई थी। अगर सरीहल असर जहर होता, वो आधे घंटे तक कैसे जिंदा रही? और झूले पर झूलते वक्त कुछ खाने पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़रूरी नहीं इसने कुछ जहर आलूद चीज़ें खाई हों। सवाल जहर के जिस्म में दाखिल होने का है। वो किसी तरह भी मुमकिन है। मसलन जहर इंजेक्ट कर दिया गया। इंजेक्शन का मसला भी ऐसा है जैसे खाने। और हाँ, ये भी मुमकिन है कोई जहरीली सुई जिस्म के किसी हिस्से में छुप दी जाए। बेहतर जहर ऐसे भी हैं जो सुइयों के ज़रिए इस्तेमाल होते हैं और इनका असर हैरत अंगेज़ तौर पर फौरी होता है। तब फिर ये भी हो सकता है जो उसके साथ झूल रहा था
किसी पुलिस अफसर ने कहा। फ़याज़ ने इसके ख्याल की तरदीद नहीं की थी। वो इस आदमी की फ़ौरन हिरासत में ले लिया गया था जो मैरिलीन के साथ झूल रहा था। वो इतना नर्वस था कि इसने एहतजाज भी नहीं किया था। बज़ाहिर इसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं थी। वो इस तरह फटी फटी आंखों से हर एक को देखने लगता जैसे ख्वाब देख रहा हो। फिर वो हालात इसकी फ़हम से बालातर थे। कुछ देर बाद इमरान भी वहां पहुंच गया। फ़याज़ ने इसे हालात से आगाह करते हुए कहा, बड़ी मुसीबत यह है कि यहाँ कई पुलिस अफसर भी मौजूद हैं। इन्होंने मुझे भी देखा है। अगर इस केस के सिलसिले में कुछ ना कर सका तो ख्वामा आंखें नीचे होंगी। हाँ, वाकई तुम बदनमा वो मालूम होंगे अगर आंखें ऊपर से खिसक कर गालों पर आ गई। मगर तुम्हें मुतमईन रहना चाहिए, ऐसा नहीं होगा। मैंने बहुत साइंस पढ़ी है, लेकिन ये कहीं नहीं पड़ा कि हाथ पर हाथ रखे बैठे रहने से आंखें नीचे खिसक आती हैं। बोर न करो, फ़याज़ ने कहा। वो एक गोशे में खड़े गुफ्तगू कर रहे थे जहां इनके अलावा और कोई नहीं था। इमरान ने लाश देखी थी, सिर्फ सर हिलाकर रह गया। अच्छा, लाश के मुतल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? फ़याज़ ने कुछ देर बाद पूछा। अच्छी खासी है, इमरान सर हिलाकर बोला। ऐसी लाशें कम ही देखने में आई हैं। डॉक्टर के इस ख्याल से मुतफिक होना पड़ेगा। किसी जहरीली सुई से इसका खात्मा किया गया है। फ़याज़ बोला। मुतफिक हो जाओ इमरान। यस माय डियर सुपर फ़याज़। आखिर ढंग की बात क्यों नहीं करते? मुजरिम तो पकड़ ही लिया तुमने, अब ढंग की बात करके क्या करूंगा? मैं इस पर मुतमईन नहीं हूँ, फ़याज़ बड़बड़ाया। वो इतना हमक नहीं मालूम होता। अगर यही करना होता तो इस मौके पर ना करता, जबकि इसके फंस जाने के अमकनात बहुत वाज़िया थे। फिर इसे क्यों हिरासत में लिया गया? एक से कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। फिलहाल इस पर शुबा किया जा सकता है। एक बात कहूँ सुपर फ़याज़, या बको आज जल्दी से मुझे सर्कस में नौकरी दिलवा दो। बेकारी से तंग आ गया हूँ। यही सही। अच्छा, अब तुम घर जाओ, फ़याज़ ने खुशगवार लहजे में कहा। मेरी भी आ गई अकल खप्त हो गई है। मुझे सर्कस के मालिक से मिलवाओ। इमरान कुछ सोचता हुआ बोला। चलो, वो अब अपने ऑफिस में ही होगा। तनाव तमाशाई जा चुके थे। पंडाल सुनसान पड़ा था। लाश पर चादर डाल दी गई थी, वह भी रिंग में ही पड़ी थी। फ़याज़ इमरान को मैनेजर के ऑफिस में बुलाया। मैनेजर अपने 3 मतहतों के साथ वहां मौजूद था। इसने कैप्टन फ़याज़ को देखकर हाथ के इशारे से तीनों जाने के कह दिया। मैनेजर एक बूढ़ा मगर मजबूत जिस्म वाला यूरोशियन था। इसकी आंखों में उलझन के आसार थे। मैं बर्बाद हो गया जनाब, इसने फ़याज़ से बुराई हुई आवाज़ में कहा। फिर खड़ा होकर बोला, माफ़ कीजिएगा, मैं बहुत परेशान हूँ, तशरीफ़ रखिए। मुझे भी बेहद अफसोस है मिस्टर डैनी विल्सन, फ़याज़ ने कहा। वो एक बेहतरीन फनकारा थी। यह सर्कस मक्स इसकी वजह से चल रहा था। डैनी विल्सन बोला। अब कल से यहाँ खाक उड़ेगी। दुश्मन ने जो चाहा वही हो आगे। दुश्मन? फ़याज़ ने हैरत से कहा। जी हाँ, दुश्मन, डैनी उसली आवाज़ में बोला। आजकल ग्लोब सर्कस वाले भी शो कर रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं हर एक के पास मैरिलीन ही हो। ग्लोब सर्कस वाले कई बार मैरिलीन को भी भड़काने की कोशिश कर चुके हैं। आखिर जब इन्हें सारी राहें मसदूद नजर आई तो इन्होंने मैरिलीन को मार ही डाला। मकसद इसके अलावा और कोई नहीं। हमारे यहाँ उल्लू बोलने लगे। ओहो, तो आपके यहाँ उल्लू भी हैं? इमरान बोल पड़ा। डैनी चूम कर इमरान को घूरने लगा, फिर नाखुशगवार लहजे में बोला, मुहावरा है जनाब। हाँ, वो तो ग्लूब वाले। फ़याज़ जल्दी से बोला। बहुत दिनों से पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन मैरिलीन की वजह से मुझे शिकस्त नहीं दे सके। अच्छा, इसका साथी कैसा आदमी था? इसे फजूल ही हिरासत में लिया है, वो ऐसा नहीं कर सकता। खैर, हम इसे बेहतर समझते हैं। मैंने अपना ख्याल जाहिर किया है जनाब, आपको राय नहीं दे रहा। वो कितने दिनों से मैरिलीन के साथ काम करता रहा। दोनों एक साथ ही मेरे सर्कस में मुलाजमत की थी। मैरिलीन का चचाजाद भाई है। तो अब कल से आपके सर्कस में सन्नाटा रहेगा? इमरान ने पूछा। मेरा भी तो यही ख्याल है जनाब। ये भीड़ भाड़ मैरिलीन की वजह से होती थी, अब भी होगी। इमरान गुस्सली आवाज में बोला। सर्कस में सन्नाटा नहीं हो सकता, हरगिज नहीं। वो कैसे जनाब? ऐलान करा दीजिए, कल डेविक ऑफ दाम अपने कमालात दिखाएंगे। मैं नहीं समझा। ये तुम्हारे सर्कस में मुलाजमत करना चाहते हैं? प्याज उकता कर बोला। इमरान की बेतुकी बातें से खिल रही थी। अरे जनाब, इस वक्त मुझे मुलाजमत देने का होश कहाँ है? मैरिलीन बहुत अच्छी लड़की थी, बहुत खुश अखलाक, सब इसे पसंद करते थे। मैंने एक हीरा खो दिया है। मैं इस लड़की की जगह नहीं लेना चाहता, इमरान ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा। मैं इस वक्त मजाक के मूड में नहीं हूँ, डैनी ने भी खुश नाखुशगवार लहजे में कहा। ऐसे हालात में कोई भी मजाक नहीं हो सकता। अरे हाँ, अब मैं दफ्तर। इमरान फ़याज़ के शाने पर हाथ रखकर बोला। इस लड़की की क़यामगाह पर चलो, यहीं एक खेमे में रहती थी, डैनी ने कहा। मैं इसका सामान देखना चाहता हूँ, फ़याज़ बोला। चलिए। डैनी उठ गया। वो एक ऐसी जगह है जहाँ बहुत सी छोटी छोटी छोलदारियां नसीब थीं। डैनी ने अपनी एक छोलदारी का पर्दा हटाया, अंदर घुसकर एक केरोसिन लैंप रोशन कर दिया। रोशनी में इन्हें वहां बड़ी अबतरी नजर आई। सारा सामान बेतरतीबी से बिखरा था। ओह, मेरलिन इतनी बदसलीका तो नहीं थी। डैनी तशवीशकन लहजे में बड़बड़ाया। यानी वो अपना सामान इस तरह नहीं फैला सकती थी? हरगिज नहीं जनाब, डैनी ने कहा। मेरा ख्याल है इस किसी ने इसके सामान पर हाथ साफ करने की कोशिश की है।
दोनों देखिए, दोनों सूटकेस खुले पड़े हैं, सामान निकाल कर बिखेर दिया गया है, मगर वो बड़ी रकमें अपने पास नहीं रखती थी। आहा इतनी तस्वीरें आहा इतनी तस्वीरें, इमरान ने खुश होकर कहा, क्योंकि दोनों सूटकेसों के करीब बेशुमार तस्वीरें बिखरी हुई थी, वो सब कैमरे से खींची गई थी। जी हाँ, तस्वीर जमा करना इसकी हॉबी थी। मेरा ख्याल है ये हरकत भी किसी हॉबी वाले की हो सकती है, इमरान ने कहा। मैं नहीं समझा आखिर तस्वीरें इस तरह क्यों बिखेरी गई हैं। इमरान तस्वीरों पर झुकता हुआ बोला, और यकीनन यही बात है, तस्वीरें उल्टी पुल्टी की गई हैं, इनमें एक भी ऐसी नहीं नजर आती जो उल्टी पड़ी हो। फयाज खामोश खड़ा रहा। इसे यकीन हो गया, इसे यकीन खुशी हो गई कि इमरान काम के मूड में आ गया। इमरान ने सूटकेस की बकाया चीज़ें निकाल ली, लेकिन सूटकेस के अंदर एक भी तस्वीर नहीं मिली। फयाज, ये देखो तस्वीर, ये तस्वीर में भी इन सूटकेसों से निकाली गई होंगी, लेकिन अब इनमें एक भी नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है? तुम्हारा ख्याल किसी हद तक दुरुस्त भी हो सकता है। फिर इसने एक सूटकेस नीचे खिसकाया और एक तस्वीर इसके नीचे से भी बरामद हुई, मगर ये उल्टी पड़ी हुई थी। इसकी पृष्ठ पर कुछ तहरीर था। अमरान इसे चिराग के करीब ले जाकर पढ़ने लगा, फिर उलटकर तस्वीर देखी। ये एक काली तस्वीर थी, यानी साहब तस्वीर का चेहरा वाज़िह नहीं था, बल्कि वो एक परछाई की तस्वीर मालूम हो रही थी। खूब, इमरान सर हिलाकर बोला, सुनो, किसी जालिम ने क्या बात लिख दी है। इसे हमेशा याद रखना कि मेरी मोहब्बत इतनी शदीद तलाख, कोई चीज़ केरोसिन लैंप से टकराई और शीशा चूर चूर हो गया। फिर कोई इमरान पर आ पड़ा। तस्वीर नीचे गिर गई थी, या इससे टकराने वाले ने छीन ली थी। क्योंकि ये हमला कतई गैर मुतवक्का था, इसलिए इमरान तवाज़ुन बरकरार न रख सकने की बना पर सूट केसों पर जा गिरा। लेना पकड़ना, इसने हाँक लगाई, खबरदार खबरदार। कैप्टन फयाज घर्राया, मगर बाहर फैली हुई तारीकी इन पर कहके लगाती रही, क्योंकि हमलावर ने इसी के दामन में पना ली थी। चुलादरी के अंदर इतना अंधेरा था कि वो न तो हमलावर को आते देख सके, न फरार होते। डैनी ने दिया सलाई खींची, इमरान छपट कर बाहर निकला। फयाज इसके पीछे था, लेकिन अब क्या हो सकता था, वह हमलावर की गिरद को भी नहीं पा सके। जो इतनी दिलेरी से हमला कर सकता है, वो यकीनन काफ़ी चालाक भी होगा। फिर भी वो लोग तकरीबन आधे घंटे तक इसे तलाश करते रहे। इसके बाद इमरान फिर चुलदरी के वापस आया और एक एक तस्वीर अपने कब्जे में कर ली। एक घंटे तक वो चौधरी के मुख्तलिफ चीज़ों का जायज़ा लेता रहा, फिर एक बाहर निकल आया। फयाज और डैनी बाहर ही इसका इंतज़ार कर रहे थे। फयाज का ख्याल था इमरान को ही फ़िलहाल तन्हाई छानबीन करने दी जाए। बाहर निकल कर इमरान ने टार्च बुझा दी। इसकी दोनों जेबों में तस्वीरें भरी हुई थी। तस्वीरों के अलावा इसने वहाँ से और कोई चीज़ नहीं ली थी। फिर डैनी के ऑफिस वापस आ गए। कैप्टन फयाज ने शायद कॉफ़ी के लिए कहा था। यहाँ इन्हें काफ़ी की ट्रे तैयार मिली थी। डैनी 3 प्यालियों में शक्कर डालने के बाद काफ़ी अंडिलने लगा। हाँ मिस्टर पैकॉक, इमरान ने डैनी को मुखातब करके कुछ कहना चाहा, लेकिन डैनी एहतजाजन हाथ उठाकर बोला, मेरा नाम डैनी वलेसन है जनाब, सर्कस पिकॉक कहलाता है। ओह, तो अच्छा मिस्टर वलेसन, इस आदमी के मतलब क्या ख्याल है जिसने लैंप तोड़कर मेरी जेब से चुंगम के पैकेट उड़ाने की कोशिश की थी? चुंगम के पैकेट? डैनी और फयाज ने बैक वक़्त दोहराया, मगर मैं किसी से दुबला थोड़ा ही हूँ। इमरान सारी लाकर बोला, ओहो, तुम किस तस्वीर की पुष्ट के कुछ पढ़ रहे थे? फयाज ने कहा, अरे हाँ, वो तो भूल गया, इस पर लिखा था, इसे हमेशा याद रखना कि मेरी मोहब्बत इतनी शदीद कभी नहीं होती कि मैं तुम्हें वनोलिया की आइसक्रीम पर तरजीह दे सकूं। क्या बात हुई? डैनी हैरत से फयाज की तरफ देखने लगा। लाओ वो तस्वीर मुझे दो। फयाज ने इमरान की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। इमरान ने जेबों से सारी तस्वीरें निकाल कर मेज़ पर ढेर लगा दी और बोला, तलाश कर लो। फयाज और डैनी ने अपनी प्यालियां रख दी, तस्वीरों पर झुक पड़े। इमरान बदस्तूर चस्कियां लेता रहा। इसे मालूम हो रहा था जैसे कोई बात ही ना हो। फयाज और डैनी अलबत्ता बहुत ज़्यादा मुतफक्किर नज़र आ रहे थे। इनमें से तो किसी की पुष्ट पर कुछ तहरीर नहीं है। फयाज ने कुछ देर बाद कहा। इमरान इस तरह चूंक पड़ा जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से आवाज़ दी हो। तो फिर मैं क्या करूं? इसने बड़ी मासूमियत से कहा। ओह, फयाज ने यकबैक उछल पड़ा, तो वो तुमसे तस्वीर छीन ले गया है? हो सकता है यही हो। मैं तो इस वक्त दरअसल ये सोच रहा हूँ, वनोलिया की आइसक्रीम में अगर थोड़ा सा नींबू भी निचोड़ दिया जाए तो कैसी रहेगी? इमरान संजीदगी, हाँ मिस्टर अरे, यानी कि मिस्टर विल्सन, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मैंने इस आदमी के मुतल्लक पूछा था जिसने मुझ पर हमला किया था। मैं इसके मुतल्लक क्या गर्ज कर सकता हूँ जनाब? लैंप टूटने के बाद अंधेरा हो गया था और वो भी अंधेरे में ही दाखिल हुआ था। आप ही की तरह मैं भी उसकी शक्ल नहीं देख सका। क्या वो तस्वीर ले गया? फयाज ने बस्तराबाना अंदाज में कहा। इमरान ने इस बात में सर हिला दिया।
तुमने तस्वीर अच्छी तरह देखी थी, अच्छी तरह देखी थी, तब तो तुम इस आदमी को भी पहचान लोगे जिसकी तस्वीर थी। सिर्फ अंधेरे में पहचान सकूंगा? क्या मतलब? वो किसी की परछाई थी। यार मत दिमाग खराब कर। फ्याज झंझला गया। काली तस्वीर सुपर फ्याज, किसी परछाई की तस्वीर। खत हाल वाजिया नहीं थे। काली तस्वीर। डेनी आंखें बंद करके बड़बड़ाया, और इसकी पिछ पर कुछ जो तहरीर थी। बार बार नहीं दोहरा सकता, क्योंकि विनोलिया की आइसक्रीम मेरी भी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। प्याज समझ गया, या वो तो बताना नहीं चाहता, या जो कुछ बक रहा है वही दुरुस्त होगा। अमरान ने डैनी को बहुत गौर से देखा। डैनी की आंखें अब भी बंद थी, इसके होंठ आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे। इमरान ने आहिस्ता से इसके शाने पर हाथ रख दिया, और डैनी चूक कर इस्तफामिया अंदाज में इसकी तरफ देखने लगा। मैं समझा शायद आप सो जाने का इरादा कर रहे हैं, इसलिए शब बखैर। इमरान उठता हुआ बोला, जी नहीं, जी नहीं। मैं दरअसल अपनी काली तस्वीर के तस्करे पर कुछ याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने किसी काली तस्वीर का तस्करा कब और कहाँ सुना था। सुना था तस्करा? इमरान ने इसकी आंखों में देखते हुए पूछा। यकीनन, मगर याद नहीं पड़ता कहाँ सुना था। तस्करा किया था, खूबसूरत लड़कियों का तस्करा था। फिर याद नहीं कि काली तस्वीर की बात कैसे निकली थी, मगर बात थी किसी काली तस्वीर की। याद करने की कोशिश कीजिए, मैं कोशिश करूंगा आपको इसके मतलब कुछ बता सकूं। कब कोशिश करेंगे? देखिए, दरअसल बात यह है कि मुझे इस आदमी के मतलब याद करना पड़ेगा जिसने तस्करा छेड़ा था। चूंकि वह तस्करा मेरे लिए गैर दिलचस्प था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। खैर, किस्सा ख्वाह कुछ हो, मगर इसे आप लिख लीजिए। ठहरिए। डैनी खामोश हो गया। इमरान बौखलाए हुए अंदाज में जेब में टटोलने लगा। फिर उसने नोटबुक निकाली और फाउंटेन पेन इस्तेमाल कर बैठ गया। हाँ बोलिए, क्या लिखवा रहे थे? डैनी ने हकारत अमेज मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं कहना चाहता हूँ किस्सा ख्वाह कुछ हो, इस हादसे में ग्लूब सर्कस वालों का हाथ जरूर है। इमरान नोटबुक पर लिखने लगा। फिर डैनी के खामोश होते ही बोला, और क्या लिखवाना चाहते हैं कैप्टन? डैनी ने इमरान की तरफ इशारा करके फयाज से कहा, मैं नहीं समझ सकता आप क्या चाहते हैं। मैं ये चाहता हूँ, इमरान ठंडी सांस लेकर बोला, कि मुझे सर्कस में मुलाजमत मिल जाए, वरना सचमुच यहाँ मेरे खामोश होने जाने के बाद सिर्फ उल्लू बोलेंगे। आप क्या कर सकेंगे? जो कुछ ना कर सकूंगा इस पर भी सब्र कर सकूंगा। फयाज ने इमरान ने फिर ठंडी सांस ली। भाई, मशवरा है कि जो कुछ ये कहें वही कीजिए। फयाज ने डैनी से कहा। ओह, तो क्या आप इससे तफ्तीश करेंगे? कालबन, फयाज ने जवाब दिया। हूँ तो मैं इन्हें मशवरा दूंगा ग्लोब सर्कस में मुलाजमत करें। मैं मजबूर हूँ, इमरान मायूसाना अंदाज में सर हिलाकर बोला। ग्लोब के नाम मेरे जहन पर एक ऐसे काने आदमी की तस्वीर उभरती है जिसने अपने लड़के का नाम नूरुल लैन रखा हो, दूसरे लड़के का नाम नूरुल गैन रख लेने के बाद मुतमईन हो गया हो जुमला हकूक महफूज हो गए हैं। क्या बकवास शुरू कर दी तुमने? प्यास बिगड़ गया। घूंघट में दाढ़ी हिले। इमरान गर्दन चक कर बोला। प्यास समझ गया अब यहाँ नहीं बैठना चाहता, इसलिए इसने उठते हुए कहा, अच्छा मिस्टर विल्सन, कल सुबह फिर आपको तकलीफ दी जाएगी। कल शो ज़रूर होगा, इमरान बोला। हम मेरिलीन का सोग नहीं मना सकेंगे। इमरान ने डैनी को मुखातब किया, नहीं जनाब, कम से कम 3 दिन तक शो नहीं कर सकूंगा। मेरिलीन किसी बकरी के बच्चे का नाम नहीं था, बल्कि वो अहम। इमरान ने यक बैक बुलंद आवाज में जमाई ली और आहिस्ता आहिस्ता मुंह चलाने लगा। डेनी चूंकि इस बुलंद जमाई की वजह से अपना जुमला पूरा नहीं कर सका था, इसलिए वो गुस्सरी नजरों से इमरान की तरफ देखने लगा। यही बेहतर होगा मिस्टर विल्सन, कल सर्कस बंद ना किया जाए। अगर हम सुबह मुजरिम पर हाथ डाल सके तो ये शोक मनाने से बेहतर होगा, कैप्टन फयाज ने कहा। दूसरे दिन कैप्टन फयाज ने मेरिलीन के साथी को अपने ऑफिस में तलब किया। ये एक जवान उम्र खुश शक्ल आदमी था। सेहत भी बुरी नहीं थी, लेकिन इसकी आंखों से ऐसी वीरानी जाहिर हो रही थी जैसे वो अपने कई कड़ेल बेटों को दफन कर आया हो। तुम्हारा क्या नाम है? फयाज ने इसे घूरते हुए कहा। लेमुआइल ब्रांड लेमुआइल ब्राडंट, इसने मुर्दा सी आवाज में कहा। मेरिलीन से तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरी कजन थी। जब इसने तुमसे शादी करने पर नाराजगी जाहिर की थी तो इसे कितने दिनों तक नहीं मिले थे। एक बेजान सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर नजर आई। इसने कहा, मैं इसे बहुत पसंद करता था, लेकिन शादी का सवाल ही नहीं पैदा होता था। वो मेरी कजन थी, मेरे चाचा की लड़की, बस इतना ही रिश्ता था। शायद ये रिश्ता इससे कभी आगे ना बढ़ सकता। अच्छा, तो किसी और से कोर्ट मैरिज कर रही थी? मुझे इसका इल्म नहीं। हकीकत लड़के, हकीकत। फयाज मेज पर हाथ मार कर बोला, मैं हकीकत ही गर्ज कर रहा हूँ जनाब, इसने मजमल आवाज में कहा। लेकिन इसकी आंखें बदस्तूर वीरान थी। हालांकि फयाज का ये सवाल अश्तबा अमेज था, मगर यही बात हो सकी थी, इसने इस सवाल पर ध्यान ही नहीं दिया था, वरना इन स्पाट आंखों में बेचैनी की लहरें जरूर नजर आती। फयाज ने भी इसकी आंखों में खसूसियात से नजर रखी थी, लेकिन अभी तक वो मामूल पर ही थी।
चंद लम्हे से घूरता रहा, फिर बोला, देखो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ही तुम्हारे लिए काफ़ी होगी। अब जो कुछ भी होगा जनाब, हमारे पेशे में मौत की कोई अहमियत नहीं। खुद मेरी नज़रों में दर्जनों ऐसे अफराद गुजरे हैं जिन्हें झूले से गिरकर अपनी रीढ़ की हड्डी का मातम करना पड़ा, या फिर वो मातम के काबिल ही नहीं रह गए। इसके सवाल के जवाब पर फयाज को बड़ा गुस्सा आया, इसलिए इसने इसका इजहार नहीं होने दिया। चंद लम्हे इसने इसे घूरते रहने के बाद सिर्फ ये इसके बाद बोला, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक ऐसी सुई की कहानी सुनाती है जो मरने वाले के सीने से निकाली गई, और ये सुई इतनी जहरीली साबित हुई है कि आदमी को चुभन की शिकायत करने का मौका नहीं मिला। फयाज इसकी स्पॉट आंखों में कुछ तब्दीलियां नजर आईं, मगर ये तब्दीलियां खौफ की तरफ इशारा नहीं करती थी, बल्कि खास हैरत की लहरें कहा जा सकता था। इसने 2-3 बार पलकें चुपकाई और फिर बड़बड़ाया, यकीनन ये चीज़ मेरे खिलाफ जा सकती है। फिर फयाज की आवाज़ में चैलेंज था, फिर मैं क्या अर्ज कर सकता हूँ जनाब, अगर ये जुर्म मुझसे सरजद हुआ होगा, दुनिया की कोई कुव्वत मुझे नहीं बचा सकेगी। ओह, तुम ये क्यों समझ रहे हो कि मैं तुम्हें फांसी दिलवाने पर बैठा हूँ? मैं ये नहीं समझा जनाब, लेकिन हालात मेरे मुवाफकत में भी नहीं है। इसका हल्का हवाब तो काफ़ी वसीया रहा होगा। मदूद था जनाब, वो अपना वक्त बर्बाद नहीं करती थी। इसे अपने फ़न के मुजाहरे का बड़ा शौक था। वो अपना ज़्यादातर वक्त मुख्तलिफ किस्म के मशक़ें बाम पहुँचाने में सर्फ करती थी। कुछ ना कुछ दोस्त तो रहे होंगे, दोस्त नहीं मिलने वाले के ये सर्कस में काम करने वाले ही हो सकते हैं। कभी किसी ऐसे दोस्त ने दूसरे दोस्त के खिलाफ कोई जारहाना कार्रवाई भी की है? मैं समझ रहा हूँ आप जो कुछ मालूम करना चाहते हैं, लेकिन मेरे इल्म में ऐसा कोई वाक़या नहीं है। किसी ऐसे मिलने वाले का नाम बताओ जिससे वो निस्बतन ज़्यादा मानूस रही हो, या वो मिलने वाला इससे ज़्यादा करीब होने की कोशिश करती रही हो। संस्कृत का हर जवान और एक तमाशाई ऐसे आदमियों की फहरिस्त में आ सकता है जिन्हें इससे करीब होने की कोशिश की हो। कुछ देर के लिए फयाज खामोश हो गया। वो सोच रहा था अब किस जाविये से आगाज करे। दफ्तर इसने कहा, मैरिलीन को तस्वीरें जमा करने का शौक था? जी हाँ, बहुत ज़्यादा। अक्सर बाद नए मिलने वालों से भी इनकी तस्वीर की फरमाइश कर बैठती थी, और वो तस्वीरों का मजमूआ दूसरों को भी दिखाती रही होगी। जी हाँ, बिल्कुल, इस बच्चे की तरह जिसने बहुत से सारे खुश रंग पत्थर जमा कर रखे हों। दरअसल इसके मजाज में बचकानापन बहुत ज्यादा था, जिसकी बिना पर अक्सर लोग गलत फहमी में मुब्तला हो जाते थे। अच्छा, मुझे इन लोगों के मतलब बताओ जो कभी गलत फहमी में मुब्तला हुए हो। ये भी बहुत मुश्किल है जनाब। वैसे हकीकत तो सिर्फ ये है, अक्सर मैंने ही गलत फहमी के अमकानात के मतलब सोचा है, लेकिन वसूख के साथ नहीं कह सकता कितने लोग गलत फहमी में मुब्तला हुए होंगे। मुझे अफसोस है, तुम वसूख के साथ कुछ भी नहीं कह सकते। खैर, तो इसकी तस्वीर तुमने का मजमुआ तुमने 1000 बार देखा होगा, हजारों बार। क्या तुमने इनमें कभी काली तस्वीर भी देखी थी? काली तस्वीर? इसकी आंखों में हैरत से फैल गई। यकीनन इसके पास एक तस्वीर थी। वो तस्वीर किसकी थी? मैं क्या गर्ज करूं जनाब, मुझे इसने इस तस्वीर के मतलब कभी कुछ नहीं बताया। इसकी पुष्ट पर कुछ तहरीर भी थी? प्याज ने पूछा। जी हाँ, तहरीर थी। इसने ठंडी सांस ली। ओह, क्या? इसे हमेशा याद रखना, मेरी मोहब्बत इतनी शदीद नहीं होती कि मैं इसे अपनी आन पर तरजीह दे सकूं। फयाज ने एक तवील सांस ली। इसे यकीन हो गया इमरान ने इस तस्वीर के सिलसिले में ऐसे अंधेरे में रखने की कोशिश की थी, लेकिन मकसद क्या था? हाँ, फयाज ने इसे फिर मुखातब किया, क्या तुम बता सकोगे वो तस्वीर किसकी थी? मैं अभी गर्ज कर चुका हूँ, इसने मुझे इस तस्वीर के मतलब कुछ नहीं बताया था। क्योंकि मुझे इससे दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए मैंने इसे बताने पर कभी मजबूर नहीं किया। मगर इस तस्वीर के मतलब तो हर एक उलझन में पड़ सकता है। हाँ, मगर मैं नहीं। क्यों? क्योंकि मेरी मौजूदगी में ही इसने इस तस्वीर में पुष्पा और जुमला तहरीर किया था। किसने? मैरिलीन ने। क्या बक रहे हो जी? वो चौंक पड़ा। वो तहरीर मैरिलीन के हाथ की थी। जी हाँ जनाब, इसने मेरी मौजूदगी में इस पर पुष्प पर लिखा था। मैंने इससे पूछा था वो तस्वीर किसकी थी, लेकिन कोई जवाब देने के बजाय इसने इसकी पुष्प पर लिखना शुरू कर दिया। मैंने भी इससे इस मतलब कुछ नहीं पूछा, लेकिन इस तस्वीर के मतलब उलझन में ज़रूर मुब्तला हो गए होंगे। कुदरती बात है, मगर वक्ती तौर पर। हकीकत में मैंने इस तस्वीर में कोई अहमियत नहीं दी थी। क्यों? वो एक अजीबोगरीब तस्वीर थी। फर्ज करो तुम अपनी ऐसी कोई तस्वीर बनवाते हो तो मुझसे भी ऐसी हमाकत सरजद हो सकती है। वो मुस्कुराया। मुझे अफसोस है, तुम इस वक्त हिरासत में रहोगे जब तक असली मुजरम हाथ ना लगे। मजबूरी है जनाब, मैं आपको किसी तरह यकीन नहीं दिला सकूंगा यह जुर्म मैंने नहीं किया। फयाज ने मेज पर रखी हुई घंटी का बटन दबा दिया। एक सादा सा लिबास वाला कमरे में दाखिल हुआ। फयाज ने कैदी को लो जाने का इशारा करते हुए एक फाइल खोल ली। वो उलझन में पड़ गया था। दरअसल इसने नई राय कायम की थी। महलीन का कत्ल रिकावत ही का नतीजा हो सकता है। वही तस्वीर इसकी राय महारक होती है। लेकिन अगर वो तहरीर मैरिलीन की थी तो किसी नए उलझावे में पैदा हो सकते थे।
डेनी विल्सन अपना निचला होंठ चबा रहा था। इसकी पेशानी पर सलवटें उभरी हुई थी और उंगलियों में दबा हुआ सिगार बुझ चुका था, लेकिन ना सिगार का होश था, ना निचले होंठ में तकलीफ का एहसास। वजह यही थी, शाम का अखबार इसके सामने मौजूद था, जिसमें मैरिलीन की लाश के मुतल्लिक बिल्कुल ताज़ा खबर पहले ही सफ़े पर देखी जा सकती थी। इसमें एक ऐसी सुई का तज़किरा था जो पोस्टमार्टम के दौरान मरने वाले के सीने से बरामद हुई थी। इस जहरीली सुई को अखबार वालों ने मौत की सुई करार दिया था और पुलिस की बेबसी का मुजाहिरा उड़ाते हुए जाहिर किया था इस साल का सबसे बड़ा केस भी लाजमी तौर पर फाइलों की नजर हो जाएगा। डैनी ने इसके बाद फिर कोई खबर नहीं पड़ी, सिर्फ सोचता रहा। दफ्तर चपड़ासी हक उठाकर अंदर दाखिल हुआ। इसके हाथ में भी शाम का वही अखबार था जो डैनी के सामने पड़ा हुआ था। इसने वो अखबार मेज पर रख कर किसी का रुक्का भी डैनी की तरफ बढ़ा दिया। किसने दिया है? रिंग मास्टर ने जनाब, चपड़ासी ने कहा, पीछे उठकर खड़ा हुआ। आली जनाब। जनाब आला, रुके में तहरीर था। मैं नहीं समझता इस ऐलान का क्या मतलब है। अगर ये ऐलान आपकी तरफ से शाया कराया गया तो हमें पहले से बाखबर होना चाहिए था। फिर मैं ये नहीं समझ सकता इस ट्रेजिडी के दूसरे ही दिन शो करने में कौन सी अक्लमंदी पना है। इस सिलसिले में तो ना मुलाजमीन को आपसे हमदर्दी हो सकती है, ना तमाशाइयों को। कुछ तज्जब नहीं आपको किसी बड़े खसारे से दो चार होना पड़े। फिर ये डिविक ऑफ डंप कौन है जो अपने कमालात दिखाएगा? मुलाजमीन जल्द इसकी वजाहत चाहते हैं। खैर ताहिर, आपके लिए महजर होगी, मैं अपना फर्ज समझकर आपको आगाह कर रहा हूँ। डैनी ने रुका रख कर पेपरवेट से दबाया और अखबारात की सफ़ात उलटने लगा। फिर उसे वो ऐलान मिल ही गया। मुफ्त, बिल्कुल मुफ्त। आज 8 बजे शब से 9 बजे तक डेविक ऑफ डाम के कमालात मुफ्त देखिए। पेकाक सर्कस की नई दरियाफत डेक ऑफ डाम, पहली बार मंजरेआम पे। कमालात का मुजाहरा मुफ्त, दाखिले पर किसी की कोई पाबंदी नहीं। अगर पंडाल नाकाफी हुआ तो कनातें खोल दी जाएंगी। ज्यादा से ज्यादा तादाद में तशरीफ लाइए। डैनी ने दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। ये इसकी तबाही का सामान था। वो कुछ देर इसी तरह बैठा रहा, फिर चपराई से बोला, रिंग मास्टर को भेज दो। फिर इसने फोन पर कैप्टन फयाज के नंबर डायल किए। हेलो, दूसरी तरफ से आवाज आई। मैं डैनी हूँ जनाब। डैनी ने बड़ाई आवाज में कहा, यह आप लोगों ने क्या किया? मेरा इशारा इस्लाम की तरफ है जो नई रोशनी के ताज़ा अखबारात में शाया हुआ है। हाँ, दूसरी तरफ से आवाज, मुझे इल्म है तुम्हारे लिए एक नई मुसीबत खड़ी हो गई है, लेकिन तुम्हें इसका मुकाबला करना है, बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों किया गया जनाब? कितनी बड़ी बदनामी की बात है। सर्कस में काम करने वाला मुझसे खफा हो गए, हड़ताल कर देने की धमकियां दे रहे हैं। इन्हें समझाने की कोशिश करो, ये क्लूब सर्कस वालों की हरकत है। ओह, इस ऐलान के खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज करा दो। मगर इन लोगों के लिए क्या करूंगा जो इस ऐलान पर यहाँ चले आएंगे? पंडाल के चारों तरफ लाउड स्पीकर के हारन फुट करा दो, इस पर बराबर ऐलान कराते रहो। ये ऐलान किसी दुश्मन की तरफ से शाया कराया गया। हम तो मैरिलीन के सोग मना रहे हैं। हमारे यहाँ 3 दिन तक किसी किस्म का प्रोग्राम नहीं होगा। बहुत बेहतर जनाब। डैनी की आवाज़ कांप रही थी। दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया। कुछ देर बाद रिंग मास्टर दफ्तर में दाखिल हुआ। ये एक पुस्तक कद और गटीले जिस्म का अजड़ अमर आदमी था। बैठ जाओ। डैनी ने कुर्सी की तरफ इशारा किया। डैनी चंद लम्हे से खामोशी से देखता रहा, फिर बोला, क्या तुम लोग मुझे इतना ही बुरा समझते हो? होता क्या वो ऐलान? रिंग मास्टर ने चूक कर कहा, मेरी तरफ से नहीं शाया कराया गया। ग्लूब वाले हर तरह से जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे खुदा, अब क्या होगा? शायद मैं आज ही बर्बाद हो जाए। नहीं जनाब, ऐसा नहीं हो सकता। हम पर मर्दी से इस तूफान का मुकाबला करना चाहिए। पुलिस को रिपोर्ट कीजिए, मदद के लिए दरख्वास्त कीजिए, वरना तमाशाइयों को संभालना मुश्किल हो जाएगा। पंडाल के चारों तरफ हारन फिट करा दो, डैनी ने कहा। बराबर ऐलान करते रहो, ये किसी दुश्मन की हरकत है। हम 3 दिन तक मैरिलीन का सोग मनाएंगे। बहुत बेहतर जनाब। अब यकीन कीजिए, अब ग्लूब वालों की मौत के दिन करीब आ गए हैं। मैं देखूंगा कितना दम है इनमें। नहीं, मैं कीमीनापन में जरहाडी का मुकाबला नहीं हो सकूंगा। जिर हार्डी, रिंग मास्टर बुरा सा मुंह बनाकर कहा। अब मैं देखूंगा जिर हार्डी कितना कमीन है। नहीं मास्टर, को हम कोई गैर कानूनी हरकत नहीं करेंगे। आपकी शख्सियत इससे अलग ही रहेगी। नहीं, मैं अपने किसी साथी को भी गलत रास्तों पर देखना पसंद नहीं करता। हम इन लोगों में से कानूनी जोर आजमाई करेंगे। अच्छा, अब हमें जल्दी करनी चाहिए। रिंग मास्टर उठ गया। इस हल्के के पुलिस स्टेशन पर रिपोर्ट भी दर्ज करा दो, डैनी ने कहा। बहुत बेहतर जनाब, रिंग मास्टर ने कहा और बाहर चला गया। डैनी के चेहरे पर तफक्कर के आसार थे। वह आहिस्ता आहिस्ता अपना बायां गाल खिंचा रहा था। बायां आंख बंद हो गई। दफ्तर फोन की घंटी बजी। इसने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। हेलो, दूसरी तरफ से बड़ी हुई आवाज आई। यस इट इज डैनी। टीनी नहीं, दूसरी तरफ से आवाज आई, जिसकी दुम पर पैसा होता है। कौन? डैनी बुरा सा मुंह बनाकर कराया। डेव ऑफ टॉम। ओह फरमाइए, डैनी बुरा सा मुंह बनाकर बोला। मुझे याद है, मैंने काली तस्वीर का तस्करा सुना था। दूसरी तरफ से आवाज आई। डैनी की भुएं तलब
तन गई थी। इसने जहरीले लहजे में कहा, मैं अभी तक नहीं समझ सकता आप किस किस्म के आदमी और क्या चाहते हैं। ओ आप, मैं दरअसल बहुत गमज़दा आदमी हूँ, मैं सिर्फ रोना रुलाना चाहता हूँ। जी हाँ, ये भी मैं हो सकता है। आपकी ये ख्वाहिश बआसानी पूरी हो सकती है, बशर्ते कि आप आज 7 बजे यहाँ आने की ज़हमत गुजारा करें। शुक्रिया, मगर शायद आज मैं अपने कमालात का मुजाहरा ना कर सकूँ। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, मेरे लिए ये तूफ़ान बदतमीज़ी बेदिल की तकलीफ दा होगा जनाब। काली तशरीफ़ की बात कीजिए, आप यहाँ तशरीफ़ लाइए, मैं अभी इसी हंगामे के वक्त पहुँचूँगा। आपका ओहदा क्या है जनाब? माफ़ कीजिए, ये सवाल कुछ बेहुदा सा है, मगर फिर भी सवाल कर रहा हूँ। मैं जोकर का पेशकार हूँ। मैं नहीं समझा, तो इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर तो मेरे मुकद्दर का है। डैनी ने रिश्वत रख दिया, क्योंकि दूसरी तरफ से सिलसिला मुनक़ता कर दिया गया था। वो एक बार फिर अखबार लौटने लगा, लेकिन अब इसे इस ऐलान से कोई दिलचस्पी नहीं रह गई थी। वो तो दरअसल मैरिलीन में की लाश में पाई जाने वाली सुई के बारे में सोच रहा था। इससे क्या तल्लक रखने वालों को अब तक कई बार दोहरा चुका था, मगर हैरत ये थी कि इस पुरस्कार तस्वीर का तस्करा क्यों नहीं किया गया, जो इंतहाई दीदा दलेरी के साथ पुलिस अफसरों ने छीन ली गई। काली तस्वीर, ये इसके लिए मुस्तकिल उलझन। इसे अफसोस था पिछली रात इसने इसका तस्करा क्यों छेड़ा था।